तो आज के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारे पास है कि महाद्वीपीय वहाब का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर। दूसरा क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो तारामंडल कुल 88 है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कुल 88 तारामंडल है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो सप्तऋषि कहते हैं दोस्त। ये 6th क्लास के NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि। ज्योग्राफी का जो 6वीं का NCERT है उसमें ये बात क्लियरली लिखा गया है, ये सप्तऋषि हम इसे कहते हैं। आगे चलते हैं हम। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ये क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो दोस्तों पल्सर एक प्रकार का क्या होता है, ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं। क्या ये न्यूट्रॉन के तारे होते हैं जो क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। तो देखिए सी में आपका लिखा हुआ ये क्या है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ये देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अभी हम सौरमंडल में आ गए। अभी सौरमंडल से जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। आपसे पूछा गया सौरमंडल का भाग नहीं है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अभी ऑप्शन ए है आपका क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह और डी है निहारिका। तो दोस्तों अभी सौरमंडल का क्या क्या पार्ट है, पहले चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखिए सौरमंडल का भाग कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे सौरमंडल का क्या क्या भाग है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों सौरमंडल में देखिए क्या क्या आता है, ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका क्या है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है न्यूटन, कोपरनिकस, डाल्टन और आइंस्टीन। तो दोस्तों आइंस्टीन और ये न्यूटन और ये डाल्टन है, इन सबको छोड़ के ये कोपरनिकस सही आंसर होगा इसका। अभी क्यों होगा, क्यों देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। 1554 में इन्होंने एक बुक लिखा था, यहाँ पर देखिए, जिसका नाम क्या था, कॉमेंट्रिलियस, ठीक है, जिसको हम लिटिल कमेंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोपरनिकस ने लिखा था और उसी में इन्होंने ये बात बताया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका इंडियन कंटेक्स्ट में, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, हमारे इंडिया के जो खगोलविद थे जिसका नाम था वराहमिहिर, यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पहले ये बात बता दिया था कि क्या बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कौन करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। ये कौन बताया था, वराहमिहिर। दोस्तों ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वराहमिहिर मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, ये खगोलविद थे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सौरमंडल का प्रधान आकाशपिंड कौन सा होता है। तो सूर्य होता है, ये हम आप सबको पता है, सूर्य ही सौरमंडल का मुखिया होता है, ठीक है। तो अभी हम चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई होती है। किसके मध्य की दूरी, तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य की दूरी, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम आगे। एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको प्लीज़ नोट डाउन करके याद रखिएगा कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है। तो 1.496 × 10⁻11 मीटर। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी हम देखिए सूर्य के संबंधित क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सूर्य के संबंधित क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा गया BPSC के द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा, तो ये तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, जब चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर आप देख भी लीजिए, इंग्लिश में इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं।
जब चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, याद रखिएगा। और जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उससे हम मतलब क्या कहते हैं, ये न्यू मून भी कहते हैं या अमावस्या भी उस दिन को हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलिए हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित इनमें से कौन नहीं दिखता है। नहीं दिखता है कौन, इनमें से कौन नहीं दिखता? आपके पास ऑप्शन है ए चंद्र, बी शुक्र, डी मंगल, सी मंगल और डी राहु। तो चंद्र को भी आप देख सकते हैं, सूर्य को भी, मंगल को भी, ठीक है, लेकिन ये राहु को हम आप नहीं देख सकते हैं। तो अब नहीं बोला है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर भी देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या है, 5 ग्रह को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। कितने ग्रह को? 5 ग्रह को आप देख सकते हैं। बुध शुक्र मंगल, मतलब ऐसे समझ लिए ना, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि को देख सकते हैं, लेकिन राहु कोई खगोलीय पिंड है ही नहीं, अतः हम राहु को देख ही नहीं सकते। अब देखिए शुक्र से संबंधित कितना प्रश्न है, एक बार उसको भी देख लीजिए। तो सौरमंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो शुक्र कहते हैं उसको। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसे हम शुक्र कहते हैं। और इसका औसत तापमान भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसका औसत तापमान कितना होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो 464 डिग्री सी, और केल्विन में बात करें तो 737, ध्यान रखिएगा। और इस ग्रह पर जो है क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत है, 90 से 95% तक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है शुक्र ग्रह पर। अभी इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, देखिए ये आपका बीपीएससी का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को ही हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, समझे। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जो भी बात करें, ये कि हम किसको कहते हैं, तो शुक्र को ही हम ये कहते हैं। तो देखिए मॉर्निंग स्टार बात करें या फिर इवनिंग स्टार बात करें, ये सब हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। एक दो बात और आपको जो मैं बताना चाहता हूँ उसे प्लीज़ आप ध्यान रखिए। वो बात ये है कि बृहस्पति क्या है, ये सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, आपको ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जब आपसे पूछा जाए तो ये शुक्र ही है, आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ही है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात और आप यहाँ से ध्यान रखिए कि पृथ्वी, शुक्र का जो आकार है ना, तो लगभग पृथ्वी से थोड़ा सा कम है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अभी पृथ्वी से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं, जितना क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना मतलब समय लगता है, मतलब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो आने में कितना टाइम लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को। तो 8 मिनट 22 या 19 सेकेंड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 8 मिनट दिया है, तो लगभग में आंसर आपको मान के चलना है, तो 8 मिनट आप टिक कर सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2019 बीपीएससी में भी, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, टाइम दे दिया है 8 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, तो 8 सबसे नज़दीक है ना, आपको 8 मिनट मारना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा कितने में कितना वक्त लगता है, किसको, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा ना। तो ध्यान रखिएगा 365 दिन तो हम आप पढ़ते ही, लेकिन घंटा में पूरा बात किया जाए तो 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकेंड। अगर हम ऐसे बात करें तो ऐसे समझ लीजिए 6 चौका 24, मतलब 365.25 दिन आप समझ सकते हैं। 25.25 दिन का मतलब क्या, मतलब एक दिन का चौथाई भाग ना, 6 घंटा है तो एक दिन का चौथाई भाग हुआ ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो बी जो आपका दिया गया है ना, ये करेक्ट हो जाएगा, 365.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, मतलब पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट कितनी दूरी तय करती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विषुवत रेखा पर पृथ्वी का परिधि कितना है, ये भी बात आप ध्यान रखिए, कितना है, 40,090.28 किलोमीटर, ठीक है। और ये अपनी दूरी पर कितना है, 24 घंटा भाई चलता है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि 1 घंटा में पृथ्वी तब कितना चला, मतलब 24 घंटा में, तो ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पृथ्वी चलता है। कितना चलता है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और अगर आप मिनट का बात करते हैं तो मिनट में ये कितना चलेगा लगभग, तो मिनट में देखिए यहाँ पर 27.8 किलोमीटर 1 मिनट में चलेगा।
और 1 घंटा में कितना चलेगा, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पृथ्वी चलता है, अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बराबर बन जाता, हो सकता है अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन इस बार पूछ ले। तो पृथ्वी 1 मिनट में कितना चलता है, तो ध्यान रखिएगा 27.8 किलोमीटर 1 मिनट में, और 1 घंटा में जब आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ये बात बताना है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन पे भी हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, क्या होती है, अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम दोस्त उसे अपसौर कहते हैं, मतलब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, अपसौर। अब समझ लो ना, अप मतलब ऊपर, मतलब ज़्यादा। तो अपसौर हम कब कहेंगे, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी अधिकतम हो जाएगा तो हम उसे अपसौर कहेंगे, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखिए। आगे चलते हैं हम। यहाँ से आपको एक बात मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मतलब 3 से और 6 जुलाई के मध्य यह अपसौर वाला घटना घटित होता है। ये ध्यान रखिएगा, जुलाई में 3 से 6 जुलाई के बीच किसी दिन ये हो जाता है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। मतलब नीचे में आपको साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। कौन ऐसा साइंटिस्ट है जो ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसीलिए दिन और रात होती है? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट ने बताया था, आप याद रखिएगा, आर्यभट्ट का ये दिया हुआ है। अभी आर्यभट्ट ने कब बताया था, कैसे बताया था, अभी हम उसका भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आर्यभट्ट ने ये बताया था, ये तो मैंने आपको बता दिया। और आर्यभट्ट ने कहाँ बताया है, तो उसका एक रचना था जिसका नाम क्या कहते हैं, आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत में उन्होंने यह बात बताया था। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? देखिए, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच आपको मतलब ये अंतर पूछा गया है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना दूरी है। अभी देखिए, पृथ्वी गोल है ना, आप देखते हैं अक्षांश और देशांतर नाम का चीज़ होता है पृथ्वी को जो हम बांटते हैं उसे। ठीक है, तो अभी ध्रुव मतलब समझ रहे हैं कि ग्लोब के सबसे करीब दूरी, और जब हम विषुवत का बात करते हैं तो बीचों बीच, मतलब जहाँ पर पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक होगा। तो जहाँ पर पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक है वहाँ, और ग्लोब जहाँ पर पृथ्वी का व्यास सबसे कम है उसके बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, भूमध्य रेखीय क्या है, भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास की अंतर लगभग कितना, 43 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, 43 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आप विशेष अगर आपको जानना हो तो मैं अंडरलाइन कर दिया है पेन से, आप उसको पढ़ लीजिएगा, सब बात आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट में अभी चलूँगा। ठीक है, अभी देखिए, बृहस्पति के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इतना ईजी सा प्रश्न है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं भाई, बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। हाँ, एक बात आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है, इसका आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि भाई बृहस्पति का अगर बड़ा है तो इसका व्यास कितना है। तो अब याद रखिएगा, 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। अभी शनि से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वक्त लगाता है, ये पूछा जा रहा है शनि के बारे में आपसे। तो ये 29.5 वर्ष, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना है, 29.4 वर्ष लगाता है, और इसी के बराबर होता है। समझ गए। चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, ये यूरेनस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेनस एक बार मतलब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसमें कितना टाइम लेता है। तो ये मतलब 84 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अपने अक्ष पर कितना देर में एक बार घूम जाता है, तो ये देखिएगा 17.2 घंटे, 17.2 घंटे में ये एक चक्कर काट लेता है अपने अक्ष पर। अगला क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं कि वर्ष दीर्घतम मतलब बड़ा, मतलब वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह पे होता है, प्लूटो, नेपच्यून, गुरु या पृथ्वी। तो दोस्तों नेपच्यून जो है ना, सॉरी प्लूटो
प्लूटो सौरमंडल के पिंडों में जितना है ना, वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर प्लूटो है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर होगा ना, ये मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर वर्ष होगा। कितना होगा? तो 247.93 अर्थ ईयर्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? प्लूटो पर। जो और एक क्वेश्चन आप यहाँ से और ये बात ध्यान रखिए, मैंने बताया भी आपको पहले भी कि प्लूटो क्या है, ये सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह प्लूटो है। अगला पे अभी हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास देखते हैं हम लोग कि अभी अक्षांश से कुछ क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर से। तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा कौन सा है? मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई वाला सीमा आपसे किया जा रहा है। किधर से? उत्तर से दक्षिण। अगले पास ऑप्शन है रूस, चीन, चिली, ब्राज़ील। तो ये चिली तो हम आप सब जानते हैं कि ये भाई उत्तर से दक्षिण में सबसे लंबा है। चिली वह देश है जो कि उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार जिसका सबसे बड़ा है। ये अक्षांशीय विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 17 डिग्री से लेकर 56 डिग्री के बीच होता है दक्षिण में। ठीक है, मतलब 17 डिग्री दक्षिण से लेकर के 56 डिग्री दक्षिण के बीच है। क्या है इसके बीच? तो चिली है। अभी आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो ये 179 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस रेखाएं, अभी देशांतर से प्रश्न आ गए दोस्त, देशांतर, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये 82.5 पूर्व, ये 82.5 डिग्री पूर्व, ये सही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी गणना मतलब हमारे जो भी भारत का मानक समय वो 82.5 डिग्री पूर्व पे लिया जाता है। और यह है कहाँ? तो आप इस थोड़ा सा इतना पॉइंट को आप पढ़िएगा, ये क्लियर कर देगा आपको कहाँ पर है। तो यह प्रयागराज के इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर में मतलब यह अवस्थित है। ठीक है, मिर्ज़ापुर से ठीक पश्चिम में थोड़ा दूर पर। और मिर्ज़ापुर व ग्रीनविच की स्थिति, ये देखिए, मिर्ज़ापुर और ग्रीनविच की स्थिति जो कि यूनाइटेड किंगडम में कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट। मतलब अगर ग्रीनविच में 0 बजता है तो हमारे यहाँ 5 घंटा मतलब 5:30 होता रहेगा। मतलब उधर 12 बजता है तो इधर 5:30। मतलब ग्रीनविच के टाइम से हम लोग कितना देर आगे हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास, कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? मतलब सबसे बड़ा वृत्त का जो निर्माण करता है, अगर जब हम उसका बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, और इसके बाद आपका सी में जो ऑप्शन है वो है 90 डिग्री पश्चिम, और डी में है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि के लिए मापा जाता होता। 180 डिग्री प्रधान यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। जो भी यहाँ पे अंडरलाइन करके मैं रखा हूँ आप इसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पूरा क्लियर भी हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर 0 बजता है। मतलब अगर वहाँ पर मतलब 0 रहता है, मतलब 0 डिग्री ग्रीनविच में दोपहर है, और सॉरी जब ग्रीनविच पे 0 है तो क्या है? दोपहर का 12 बज रहा है उधर। तो भूटान का टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। अब ये अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ठीक है, तो अभी कितना है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है? तो 90 डिग्री ना, 90 डिग्री पूर्वी दिशांतर, तो क्या होगा? 9 चौका 36, 360 मिनट हुआ। अगर आप 60 से भाग देंगे तो 6 घंटा, मतलब 6 घंटे का अंतर पड़ेगा। तो मतलब उधर कितना बजना चाहिए? ये क्योंकि ये दोपहर बोला था तो 6 PM करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे देखिए, अभी हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा कहाँ स्थित आपसे पूछा जा रहा है? तो ये 30 डिग्री और देशांतर पूर्व पर स्थित होगा। अब इसका डिटेल जानने के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलिए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है कहाँ से होकर? तो अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से हो। तो प्रशांत महासागर से होकर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि ये इंटरनेशनल डेडलाइन वो किधर किधर से जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 या
दो क्रमागत कैलेंडरों को एक दूसरे से अलग करती है। ये क्या है, ग्रीनविच इंग्लैंड से लेकर के 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है कि यह जहाँ कोई स्थल मार्ग पड़ता है तो इसे मोड़ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जब जैसे ही कहीं पर स्थल मार्ग दिखाई देगा तो उसे मोड़ दिया जाता है, वहाँ से इंटरनेशनल डेडलाइन को नहीं गुजारा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए कि किसी स्थान का मानक समय या जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं कितना है, मैं बताता हूँ आपको, एक ही मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है, तो वो ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा, ये होता है। किसी जगह का बात करें तो उस एरिया का प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, उसी के हिसाब से हम उसका स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। जैसे अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने अपना डिस्कस किया कि हम लोगों का कहाँ पे है, तो मिर्ज़ापुर से थोड़ा मतलब यूपी के जो मिर्ज़ापुर है और वहाँ पे थोड़ा सा उसके पश्चिम के साइड में 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आ गए, वहीं से हम लोग अपना ये डेडलाइन निर्धारित किए हुए हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए, इतना आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक बात जो आपको ध्यान रखना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लेगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, तो ये देश का नाम लिखा हुआ है, आप याद देख लीजिएगा। यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बस एक का याद रखना है, या तो आप उत्तरी गोलार्ध का याद रखें तो दक्षिणी का ऑटोमेटिक आंसर आएगा, या फिर आप दक्षिणी का याद रखें उत्तरी का आंसर आएगा। यहाँ पर आपसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछा है, तो एक बात और समझ लीजिए, जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा सेम उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को क्या होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तथा इधर कब होता है 21-22 के जून में, मतलब जून अभी जो आने वाला है जून, अभी 21-22 को जून को क्या होगा, हम लोगों का दिन सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या, और हम लोग क्या उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन छोटा होगा, और 22 दिसंबर में हम लोग का जब सबसे छोटा दिन होता है तो इसका मतलब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में आपको पूछा है कि सबसे छोटा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर का होगा ना। अभी आपने देखा ना, क्योंकि जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा, बड़ा दिन होगा, तो ऑब्वियसली 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनांक क्रिया से, चट्टानों के विलयन भ्रसन से, और में से सभी। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं। अभी आगे में इसका कोई डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। मैं बता भी देता हूँ, महाद्वीप के अलग होने के कारण के रूप में क्या विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ठीक है, इतना ही आप याद रखें। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से कारण होता है। नीफे का निर्माण, तो जैसा यहाँ पे नाम ही बता रहा है, नीफे, नी मतलब क्या, निकल और ये आपका निकल और फेरम, तो निकल और फेरम नीफे, ऑब्वियसली न और फा आना चाहिए ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको हम लोग ऐसे भी मार सकते हैं। अभी आप यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक परत के नीचे सबसे ज़्यादा निकल और फेरम तत्व पाया जाता है। ठीक है, और फेरम को हम लोहा कहते हैं। ठीक है, निकल और फेरम को शॉर्ट में लोहा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे भी हम लोग चलते हैं। क्या है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो जियोडेसी किस चीज़ से संबंधित है, तो स्थलीय चट्टान के डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम मापने से, या फिर ऊंचाई, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी पूरा करेक्ट है। ये आयाम नापता है पृथ्वी का। आयाम मतलब एक हिसाब से पृथ्वी का ज्यामिति, उसका आकार क्या है, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, इस सब का मापने का जो मतलब जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसको पढ़ के हम इस सब को मापेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, जियोडेसी विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए,
उसके परिवर्तन का जो अध्ययन करता है हम उस प्रकार को क्या कहते हैं, जियोडेसी विज्ञान कहते हैं, जो पृथ्वी के आयाम से संबंधित होता है। क्या होता है, जो पृथ्वी के आयाम से संबंधित होता है, जो पृथ्वी के आयाम से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी 71वीं बीपीएससी आ रहा है, ये रामबाण है, ये आपका साबित होगा। आप इसको ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं और आप इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जा रहा है किस टॉपिक से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। टॉपिक वाइज इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, भौगोलिक अपर्दन चक्रण की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है ए होम्स, बी है WM डेविस, WS उल्टरिज, कोबर। तो दोस्तों ये WM डेविस ने दिया था। WM डेविस, इसका नाम था विलियम मॉरिस डेविस। ये भौगोलिक अपर्दन चक्र का संकल्पना प्रस्तुत किया था। चलते हैं हम आगे। अभी क्वेश्चन है हमारे पास कि कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? आपका ऑप्शन है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट, लाल सागर फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। तो दोस्तों चलिए अभी डिस्कशन को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कोकस प्लेट कहाँ है दोस्त? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कहाँ है? यह प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो वलन क्रिया क्या है? तो ये क्या है, महादेशजनक बल है, या भूविपक्षीय बल है, पर्वत निर्माणकारी बल है, या वाहिजात बल है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का पर्वत निर्माणकारी बल होता है। अब यहाँ पर पढ़िए, पृथ्वी अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। यह दो प्रकार से बल कार्य करता है, एक तो संपीड़न और एक तनाव होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निरंकारी बल का ये परिणाम है। आगे बढ़ते हैं हम। पेंजिया से टूटे, जैसे मैंने आपको बताया भी था, अगर नहीं बताया है तो सुन लीजिए। अभी जो आप ये 7 महादेश देख रहे हैं ना, 7 महादेश क्या है? 7 महादेश है ना, ये सब पहले एक ही था, बहुत बड़ा टुकड़ा था ज़मीन का। बाद में इसका डिवीज़न होता है, 2 पार्ट में बन जाता है। और जो ये एक भाग था उसको हम क्या बोले थे? उसको हम लोग कहे थे पेंजिया। और ये जो टूटा तो एक भाग को हम लोगों ने बोला क्या? लॉरेशिया, और एक को हमने बोला गोंडवाना। तो इंडिया गोंडवाना का पार्ट है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी महाद्वीप जो टूटा और जो पेंजिया से टूटा है, तो दोस्तों हम उसको क्या कहते हैं? देखिए, तो एक तो मतलब दक्षिण के साइड आया और एक उत्तर के साइड गया ना, तो दक्षिण वाला एरिया को हम गोंडवाना कहते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। और जो उत्तर में गया उसे हम पेंजिया कहते हैं। तो देखिए, जब पेंजिया का विभाजन हुआ तब उत्तरी भाग को हमने लॉरेशिया कहा, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना कहते हैं, जिसमें क्या दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारतीय प्रायद्वीप, मतलब इंडिया भी उसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ना आप इस सबको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कोई भी क्वेश्चन ये बना दे। तो सब आप देश ये याद रखिएगा कि लॉरेशिया से क्या क्या मतलब क्या क्या आता है और गोंडवाना में क्या क्या आता है। चलिए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। भाई जब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या हमारे भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं? इस सिद्धांत को कहा गया, क्या कहा गया है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आप कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं कि भूपटल में जितने सारा मेटल के टुकड़े हैं ना, ये सब मतलब निरंतर ये हमेशा चलता रहता है धीरे धीरे। तो इस सिद्धांत को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको आप। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल, तो रस्ट बाउल किस चीज़ से संबंधित है? रस्ट बाउल एक प्रकार का ये भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो पहले क्या था, एक विनिर्माण, मतलब ये औद्योगिक हब था, लेकिन अभी इसमें गिरावट आ गया है।
दो बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखना, ये ग्रेट लेक्स जो है ना या पीटरबर्ग्स, ये दोनों भी मतलब सेम प्रकार का चीज़ था। ये भी मतलब क्या था, ये औद्योगिक हब ही था। तो अभी आपको यहाँ पर चेक करना है ये कि मतलब एक जैसा जो मिल रहा होगा ना हमें, उसको एक हिसाब से है क्या है वो आपको बताना है। तो रस्ट बॉल को हमने आपको क्या बताया, ये क्या था, एक औद्योगिक क्षेत्र था। तो ग्रेट लेक्स प्रदेश हमें नहीं पता, तो ये अल्बामा हमें नहीं पता, कैलिफोर्निया का, लेकिन पीटर्सबर्ग तो हमें पता है ना। पीटरबर्ग क्या है, पीटरबर्ग क्या है, तो पीटरबर्ग एक अभी आपने यहाँ पे बताया ना, ये भी क्या था, ये भी एक औद्योगिक हब था। और साथ में ही ये जो है हमारे पास सबसे एक नंबर ऑप्शन बड़ा, ये ग्रेट लेक्स, ये भी क्या था, औद्योगिक हब। मतलब ए और ये आपका डी दोनों सही है। तो इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन होगा ना, एक या मतलब दो ऑप्शन सही है, मतलब एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से है। अभी देखिए चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको चट्टान पूरा खत्म ही करा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चट्टान में क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसके लिए, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये वो शैलें हैं जिसकी रचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये क्रिस्टल शैलें है, शैलें निरंतर क्षेपित है, ये शैलें निर्मित नहीं होते। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये शैलें स्तरों में क्षेपित होते हैं, क्योंकि ये परतदार होते हैं ना। परतदार या अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, ये का निर्माण क्या होता है, चट्टानों को टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल जमा होते रहने से होता है। मतलब स्तर बाय स्तर मतलब जाता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, डिस्कशन के लिए आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं अभी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है। कायांतरित चट्टान आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है क्वार्ज, नीस, डोलोमाइट और या फिर ये डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में डोलोमाइट क्या है, या परतदार चट्टान है, ठीक है। नीस ग्रेनाइट और क्वार्ज सैंडस्टोन तथा क्वार्ज के रूपांतरण से बनता है, ठीक है। तो लेकिन ये हमसे पूछा क्या था, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित चट्टानों में से कौन कायांतरित चट्टान नहीं है। तो भाई डोलोमाइट नहीं है, तो डोलोमाइट छोड़ के इसके बाद जितना है सब क्या है, कायांतरित चट्टान है। इसमें क्या क्वार्ज है, नीस है, ये सब क्या है, ये सब आपका कायांतरित है। लेकिन डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट ये आपका ये परतदार चट्टान है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आग्नेय चट्टान, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हमको ये बताना है। तो उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। बी, वे जल के लिए सरंध्र होती है। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है, या इन चट्टानों में सिलिकाइन नहीं होती है। तो दोस्तों इसके बारे में चलिए आप डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, सब बात क्लियर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान क्या होता है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाहरी भाग में लावा के ठंडा होने एवं ठोस होने पर बनता है। ये रवेदार होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है, तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो गया ना आपका कि ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों होती है। तो मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है जो भी हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें आपको और जो बाकी का पार्ट 2 मैं उसको आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए अवसादी, रूपांतरित, आग्नेय और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जितना भी खनिज है ना, खनिज ये अवसादी चट्टान में होता है, अवसादी या परतदार चट्टान में खनिज जमा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये एक हिसाब से आप लोगों का मैं सपोर्ट समझ लीजिए, या मैं आप लोगों से मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई एक टाइम बताइए जिस टाइम में आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा, ताकि मैं उस टाइम में आप लोगों को हर एक दिन ये वीडियो अपलोड कर दूँ और आप लोग इस वीडियो को देख पाए और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और एक टाइम सजेस्ट कीजिए जिस टाइम पर हर एक दिन मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग इसको देख पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।